हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है बाढ़ का कहर। यह एक गांव की कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानी या गांव की कहानियां सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। तो चलिए हम कहानी की तरफ चलते हैं। रात का समय था। बिरजू और हीरा किसी काम से नदियापुर गांव जा रहे थे। बिरजू, हीरा, अरे चलते चलते मेरे पैर जवाब दे चुके हैं, गर्मी भी लग रही है, चलो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेते हैं। हीरा, अरे यहाँ रुकना सही नहीं है, ये जंगल है। बिरजू, अरे नदियापुर गांव जंगल के बीच ही बसा है, चल थोड़ा सुस्ता लेते हैं, वैसे भी शाम तो हो ही गई है। बिरजू की बात सुनकर हीरा न चाहते हुए भी एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उन दोनों के कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। हीरा, बिरजू भैया, तुमने कुछ सुना? यहाँ जंगल में कौन सा बच्चा रो रहा होगा? बिरजू, आवाज़ तो मेरे कानों में भी आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। बिरजू और हीरा आसपास नज़र दौड़ाने लगे। तभी उन दोनों की नज़र एक बच्चे पर पड़ी। वह दोनों उस बच्चे के करीब चले गए। हीरा, बिरजू भैया, यह बच्चा तो यहाँ अकेला है, या तो आसपास कोई भी मौजूद नहीं। बिरजू उस बच्चे को गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर डर और भय के साए लहराने लगे। बिरजू, यहाँ से भाग। हीरा, अरे क्या हुआ? अचानक तुम्हारा चेहरा फटे हुए पपीते जैसा कैसे हो गया? बिरजू, हीरा, गौर से देख, यह बच्चा कोई इंसान का बच्चा नहीं बल्कि कागज़ का बना मालूम पड़ता है। बिरजू के कहने पर हीरा उस बच्चे को ध्यान से देखने लगा। हीरा, बिल्कुल सही कह रहे हो बिरजू भैया, यहाँ से भागो। वो दोनों डरते हुए वहाँ से भाग गए। उसी नदियापुर गांव में झुमरी नाम की एक सुंदर स्त्री अपनी 5 वर्षीय बेटी चमकी और पति बसंत के साथ रहती थी। झुमरी का पति बहुत गरीब था। एक दिन झुमरी का पति बसंत दोपहर के समय अपने घर पर उदास बैठा था। झुमरी, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों बैठे? बसंत, काफ़ी दिनों से मुखिया जी ने अपनी मजदूरी मांग रहा हूँ, लेकिन वह दिख ही नहीं रहे हैं। झुमरी, उनसे कहते क्यों नहीं कि हमारे घर में राशन भी खत्म होने को है। अगर आप यहाँ हमें समय पर पैसे नहीं दे सकती तो फिर ऐसी जगह काम करने से क्या फ़ायदा? मुखिया, क्या बात है बसंत, तुम यहाँ कैसे? बसंत, मुखिया जी, आपने मुझे 6 महीने से मेरी मजदूरी नहीं दी, मेरे घर पर राशन खत्म होने को है। मत भूलिए, मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। मुखिया, तो मैं क्या करूँ? तूने अपनी बच्ची का क्या मुझे पूछकर पैदा की थी? बसंत, मुखिया जी, मैं तो बस अपने पैसे मांग रहा हूँ, मुझसे बदतमीजी से बात मत कीजिए। आदमी, तुमने नौकरों को ज़्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। मुखिया, अगर ये मेरा नौकर होता तो मैं इसका लात घूंसों से स्वागत करता कि ये फिर कभी किसी से जुबान लड़ाने की काबिल नहीं रहता। मुखिया, तो फिर इस नेक काम में देरी क्यों करूं? इतना कहकर मुखिया बसंत को बुरी तरह पीटने लगा और धक्के देकर बाहर निकल गया। मुखिया, जा, नहीं देता तेरे पैसे, जिसने शिकायत करनी है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। बसंत रोते हुए घर आ गया और सारी घटना अपनी पत्नी झुमरी को बताने लगा। झुमरी, चिंता क्यों करते हो जी, ईश्वर पर भरोसा रखें, सब कुछ सही हो जाएगा। बसंत, तुम समझ नहीं रही, घर का राशन खत्म होने को है। आज तो मेरे पास चमकी के दूध के भी पैसे नहीं बचे, मैं क्या करूं? झुमरी, चिंता मत कीजिए, मैं अपने पड़ोस में रहने वाली अनीता से कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। आप बस ऐसे उदास मत बैठिए, और हाँ, कभी भी हिम्मत मत हारिएगा। झुमरी की बात सुनकर बसंत मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद झुमरी पड़ोस में अपनी दोस्त अनीता के घर गई। अनीता, आओ झुमरी, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। अगर तुम यहाँ नहीं आती तो कुछ देर में वैसे भी तुम्हारे घर आने वाली थी। झुमरी, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अनीता, हाँ बोलो ना, क्या बात है? झुमरी, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। वो क्या है ना, आजकल मेरे पति को सही काम नहीं मिल रहा, बोल रहे थे कि बाज़ार में काफ़ी मंदी चल रही है। अनीता, ये बात तो सही है, सभी जगह बुरा हाल है झुमरी। इतना कहकर अनीता ने कुछ पैसे झुमरी के हाथ में पकड़ा दिए। झुमरी, मैं तुम्हारे ये पैसे बहुत जल्द चुका दूंगी। अनीता, अरे अब मर्जी आए तब चुका देना, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? झुमरी, मैं कुछ समझी नहीं। अनीता, देख झुमरी, आजकल का ज़माना बदल गया है, मुझे देख, मेरे पति भी काम करते हैं और मैं भी काम करती हूँ, क्यों ना तुम भी अपने पति का हाथ बटाना शुरू कर दो, कुछ पैसे घर आएंगे तो अच्छा ही होगा।
झुमरी, तुम सही बोल रही हो अनीता। मन तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन मुझे कोई काम तो नहीं आता। अनीता, तुम उसकी चिंता मत करो झुमरी, मैं कागज़ के बहुत अच्छे खिलौने बनाती हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। जिस तरह से मैं बाज़ार में ठेला लगाकर कागज़ के खिलौने बेचती हूँ, उसी तरह तुम भी बेचना। एक से भले दो। झुमरी को अनीता का यह उपाय पसंद आया। उस दिन के बाद झुमरी अनीता के साथ कागज़ के खिलौने बनाना सीखने लगी। कुछ ही दिनों में झुमरी कागज़ के खिलौने बनाने में निपुण हो गई। अनीता, अरे वाह झुमरी, तुम तो मुझसे भी अच्छे कागज़ के खिलौने बनाने लगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। झुमरी, नहीं अनीता, तुमसे अच्छा तो मैं कभी नहीं बना सकती, आखिर तुम मेरी गुरु जो ठहरी। अनीता, ठीक है झुमरी, तुम पहले इम्तहान में तो पास हो गई, बल्कि यूँ कहें तो फर्स्ट डिवीज़न में पास हुई। अब तुम्हारी दूसरी और आखिरी परीक्षा होनी है। झुमरी, अब मुझे कौन सी परीक्षा पास करनी है? अनीता, कल तुम मेरे साथ बाज़ार में खिलौने बनाकर बेचोगी। देखते हैं किसके खिलौने ज़्यादा बिकते हैं। अगले दिन झुमरी अनीता के साथ दूसरा ठेला लगाकर कागज़ के खिलौने बेचने के लिए खड़ी हो गई। कुछ ही देर में झुमरी के सारे खिलौने बिक गए। अनीता, अरे वाह झुमरी, मेरे ठेले में तो कुछ थोड़े खिलौने बचे हैं, लेकिन तुम्हारे तो सारे खिलौने बिक गए। झुमरी, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अनीता, अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, ईश्वर हर किसी को अपना अपना नसीब देता है। उस दिन के बाद अनीता और झुमरी रोज़ सुबह बाज़ार में कागज़ के खिलौने बेचने जाती। शाम तक झुमरी के सारे खिलौने बिक जाते। झुमरी के दिन बदलने लगे थे। एक दिन बसंत झुमरी से बोला, मैंने ज़रूर पिछले जन्म में कुछ अन्य पुण्य किए होंगे झुमरी, जो मुझे इस जन्म में तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। झुमरी, ऐसी बात क्यों करते हो जी? अगर हर दुख में पति पत्नी का साथ देता है, तो क्या पत्नी उसके दुख में उसका साथ नहीं दे सकती? बसंत, मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूँ कि मुझे चौधरी के खेतों में काम मिल गया है। झुमरी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है जी, अब हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। अब हम अपनी बिटिया रानी को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा देंगे। झुमरी की बात सुनकर बसंत मुस्कुराता हुआ यहाँ से चला गया। एक दिन की बात है, झुमरी और अनीता बाजार में ठेले लगाकर कागज़ के खिलौने बेच रही थी कि तभी मुखिया कुछ लोगों के साथ वहाँ आ गया। मुखिया, कैसी हो झुमरी? देख रहा हूँ तुम्हारे खिलौने आजकल बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, और तो और तुम्हारे वस्त्र भी बता रहे हैं कि तुम्हारी आमदनी अच्छी हो रही है। झुमरी, सब ईश्वर की कृपा है मुखिया जी, यहाँ कैसे आना हुआ? मुखिया, बात यह है झुमरी कि हमारा गांव दो नदियों के बीच में है। वर्षा प्रारंभ होने वाली है और मुझे सूचना मिली कि इस बार हमारा गांव भयंकर बाढ़ की चपेट में आ सकता है। झुमरी, इस तरह से तो गांव वालों का जीवन यापन बर्बाद हो जाएगा। मुखिया, इसलिए मैं चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। झुमरी, तुमसे भी मैं चंदा लेने आया हूँ। झुमरी ने उस दिन की सारी कमाई मुखिया के गुल्लक में डाल दी और साथ ही उसके दोस्त अनीता से भी। मुखिया, झुमरी, मैं सारे गांव वालों से चंदा लेकर उसके लिए शहर से अच्छे कंबल और बहुत सी खाने पीने की वस्तुएं लेकर आऊँगा। झुमरी, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है मुखिया जी, वैसे भी तुम मेरे पति की 6 महीने की तनख्वाह रोके बैठे हो। देखते हैं गांव वालों की कितनी मदद करते हो। मुखिया, अरे तुम अभी तक अपने पति की मार को दिल पे लगाए बैठी हो, मगर वह मुझे आजकल बदतमीजी से बात कर रहा था। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। दिन ऐसे ही बीतने लगे, मगर झुमरी ने देखा कि मुखिया शहर से कुछ भी लेकर नहीं आया। एक दिन की बात है, मुखिया अपने मुनीम प्रेमचंद से बातें कर रहा था। झुमरी अपने पति बसंत के साथ काम से जा रही थी। मुखिया को देखकर झुमरी बोली, झुमरी, मुखिया जी, 1 महीने पहले आप सारे गांव वालों से चंदा लेकर गए थे, यह बोलकर कि हमारा गांव बाढ़ की चपेट में आने वाला है, वर्षा प्रारंभ होने वाली है, मगर मुझे अभी तक कोई इंतजाम नहीं दिखता। झुमरी की बात सुनकर मुखिया बुरी तरह तिलमिला कर रह गया। मुखिया, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुमने 10-20 लाख रुपए चंदे में दिए हों। अरे 150 रुपये चंदे में डालकर अपने आप को क्या समझ रही हो? बसंत, मुखिया जी, आपको इस तरह से मेरी पत्नी का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। मुखिया, मुंह बंद रख बसंत, पिछली बार की मार भूल गया क्या? गांव में तेरी पत्नी के अलावा ना जाने कितने लोगों ने मुझे चंदा दिया है, उन्होंने तो मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। यहाँ से चला जा, वरना तेरी फिर से मार मार कर बुरा हाल कर दूंगा। बसंत अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चला गया। मुनीम, देख रहे हो मुनीम जी, इस बसंत की पत्नी के कागज़ के खिलौने बाजार में क्या बिकने लगे, या तो अपने आप को आपसे भी बड़ा समझने लगी। मुखिया, सही कहा आपने, अब तक इन दोनों पत्नी को गांव से धक्के देकर बाहर नहीं निकलवा देता, मैं चैन की नींद नहीं सो सकता।
मुनीम, वैसे क्या वास्तव में हमारे गांव में बाढ़ आने वाली है? मुखिया, अरे कोई बाढ़ नहीं आने वाली है। ये न्यूज़ वाले तो वैसे ही हर साल यही खबर चला देते हैं कि बाढ़ आने वाला है, गांव डूबने वाला है। और मैं इसी खबर का फ़ायदा उठाकर गांव से अच्छा खासा चंदा वसूल लेता हूं। हर साल की तरह इस बार भी कुछ नहीं होगा। कुछ दिन के बाद मुखिया ने झुमरी और उसके पति बसंत के खिलाफ गाँव के कान भरने शुरू कर दिए। गाँव वाले मुखिया की बातों में आकर झुमरी और बसंत को अपना दुश्मन समझने लगे। झुमरी ने उन सब से झुमरी के कागज़ के खिलौने खरीदने बंद कर दिए। थक हार कर बसंत और झुमरी अपने घर पर ताला लगाकर दूसरे गांव की ओर चल दिए। झुमरी एक जंगल में बैठकर आंसू बहाती हुई बोली, ये सब मेरे सच बोलने का नतीजा है। बसंत, दिल छोटा मत करो झुमरी, तुमने तो सच बोला और सच बोलने वालों को कभी हार नहीं होती। झुमरी, तो सब तो ठीक है जी, लेकिन अब क्या होगा? हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और बोतल में सिर्फ चमकी का आधा गिलास दूध बचा है। झुमरी ने इतना कहा ही था कि तभी एक बच्चे के रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे सुंदर सा बच्चा रो रहा है। झुमरी, ये किसका बच्चा है? बसंत, पता नहीं, लेकिन मुझे तो ये बहुत भूखा लगता है। झुमरी, मेरे पास भी आधा बोतल दूध है, अगर मैं इसे पिला दूंगी तो हमारी चमकी भूखी रह जाएगी। बसंत, चिंता मत करो झुमरी, यह बच्चा कई दिनों से भूखा मालूम पड़ता है, पहले इसे दूध पिला दो। झुमरी इस बच्चों को दूध पिलाने लगी। बच्चे ने दूध पिया ही था कि अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ उसका आकार बड़ा होने लगा और वह एक सुंदर नायक में परिवर्तित हो गया। झुमरी, कौन हो तुम? नायक, मैं एक जादुई कागजी पुरुष हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हारे पास सिर्फ आधा दूध ही बोतल थी और तुमने अपने बच्चे को न पिलाकर वह मुझे पिला दी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अब से जो भी कागज़ के खिलौने बनाओगी उनमें जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी। और मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाला हूँ। तुम्हारा गांव भयंकर बाढ़ की चपेट में आने वाला है। कल तुम्हारे गांव में तबाही तबाही मच जाएगी। इतना कहकर वह सुंदर पुरुष वहाँ से गायब हो गया। झुमरी, हम नहीं जा सकते, हमारा गांव मुसीबत में है। बसंत, तुम सही कहती हो झुमरी, हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। और वैसे भी मुखिया ने हमारे खिलाफ गांव वालों के कानों भरे हैं, वरना गांव वाले बुरे नहीं हैं। झुमरी और बसंत दोबारा अपने गांव वापस आ गए। झुमरी ने अगले दिन की तैयारी शुरू कर दी। उसने एक बहुत सुंदर कागज़ की नाव बनाई और उसमें अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर घर बनाए। देखते ही देखते उसके कागज़ के सुंदर बड़ी नाव बहुत बड़ी हो गई और एक विशाल नाव में परिवर्तित हो गई। झुमरी अपने परिवार को लेकर उस नाव में चली गई। बसंत, अरे झुमरी, यह तो गली नहीं रही है, ये कागज़ की है, इसकी दीवारें तो पत्थर से भी मजबूत पड़ रही है। झुमरी, उसने सही कहा था, इसके अंदर अद्भुत जादुई शक्तियाँ आ गई हैं। अगले दिन भयंकर बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरे गांव को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया। गांव में हाहाकार मच गया और झुमरी नाव बाढ़ में तैरने लगी। झुमरी ने देखा कि उसके दोस्त अनीता पानी में डूब रहे। झुमरी ने तुरंत गांव को वहां आने का आदेश दिया। झुमरी, अनीता, कागज़ की नाव के ऊपर आ जाओ। अनीता, ये कैसा चमत्कार है? झुमरी, ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले अपने परिवार को लेकर ऊपर आ जाओ, तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। अनीता अपने परिवार को लेकर नाव पर चढ़ गई। उसने गांव के सभी लोगों को झुमरी की नाव पर चढ़ा लिया, सिवाय मुखिया के घर को छोड़कर। मुखिया दौड़ता हुआ आया और बोला, मुझे भी नाव में ले लो झुमरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बसंत, मेरा दिल तुम्हारी तरह नहीं है मुखिया जी, आओ अपने परिवार को लेकर नाव पर चढ़ जाओ। मुखिया अपने परिवार को लेकर नाव पर चढ़ गया और झुमरी की ओर देखकर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया और उसके बाद भी तूने मेरी मदद की। झुमरी, मुखिया जी, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, पता नहीं कौन कब किसके काम आ जाए। तभी ने अनीता झुमरी से बोली, झुमरी, बाढ़ बहुत ज़्यादा भयंकर, हमारे गांव के अलावा और भी गांव इसकी चपेट में आए होंगे, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। झुमरी को अनीता की बात पसंद आई। झुमरी अपनी जादुई नाव को लेकर दूसरे गाँव में गई और लोगों की मदद करने लगी। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी उतर गया और झुमरी ने अपनी कागज़ की नाव में कागज़ के भोजन बनाने शुरू कर दिए। झुमरी जैसी कागज़ के भोजन बनाती वो असली भोजन में बदल जाते। बसंत, अरे वाह रे झुमरी, ये कैसा संभव हुआ? कागज़ के भोजन असली भोजन में कैसे बदले जा रहे हैं? झुमरी, तुम्हें याद नहीं, उस जादुई सुंदर पुरुष ने हमसे कहा था कि तुम्हें कोई भी कागज़ का खिलौना बनाओगी उसमें जादुई शक्ति आ जाएंगी। मुझे विश्वास था कि अगर मैं कागज़ के भोजन बनाना शुरू करूँगी तो असली भोजन बन जाएगा। अनीता, हे ईश्वर, हमारी मदद की है। झुमरी, देखो ना, इस तरह से कितने लोग भूखे मरने से बच गए। इस तरह गांव में सभी लोग भूख मरने से बच गए। कुछ महीनों बाद सब कुछ फिर से ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये गांव की कहानी आपको कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।